आज थोड़ा सा मेडिकल के बारे में देखते हैं। मेडिकल बिल जो है, कोई बंदा भी, दो तरह की बुक्स होती हैं। एक होती है ग्रीन बुक और एक होती है वाइट बुक। ग्रीन बुक, वाइट बुक उसकी होगी जिसने जो अलाउंस अपना डिडक्ट नहीं करवा रहा, जो कैश अलाउंस ले रहा है मेडिकल, उसकी वाइट बुक होगी। वाइट बुक के ऊपर सिर्फ कंसल्टेंसी दी जाएगी। क्या दी जाएगी? कंसल्टेंसी दी जाएगी। बाकी कोई मेडिसिन नहीं, कुछ भी और नहीं, सिर्फ कंसल्टेंसी दी जाएगी। ये वो बंदा है जो अलाउंस ले रहा है। 1 से 15 स्केल तक अलाउंस मिलता है। और ग्रीन बुक ये सारी फैसिलिटीज होती है। आपने ग्रीन बुक खुलवाई, अभी आपने कोई मेडिसिन जाते हैं आप, पहले आप वहाँ से लेंगे जहाँ आप करीबी आपकी डिस्पेंसरी है या हॉस्पिटल है। हाफजाबाद साइड में तो कोई डिस्पेंसरी नहीं है, गुजरात में है पहली बात। अच्छा, कोई मेडिकल ट्रीटमेंट है, आप हॉस्पिटल से करवाते हैं, कोई टेस्ट करवाते हैं, कोई मेडिसिन उनके पास अवेलेबल नहीं होती, आप उस पर लेते हैं, जाके बाहर से लेते हैं, तो उसके लिए तरीकाकार ये है कि वो आप वहाँ से पहले रसीदें वेरीफाई करवा के लाएंगे। कहाँ से? हॉस्पिटल से। और फिर आप वो दफ्तर में अप्लाई करेंगे, दफ्तर अपनी कॉम्पिटेंसी के साथ पास करेगा। एक आपने ऐसे मेडिसिन लिए, एक होती है हॉस्पिटलाइजेशन, कोई दाखिल हुआ है। अच्छा, कौन कौन मेडिसिन ले सकते हैं? आप, आपके पेरेंट, आपकी वाइफ, आपके बच्चे, आपकी बेटियां जो भी अनमैरिड हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, और अगर आपके स्टेप चिल्ड्रन हैं, आपके पास रह रहे हैं, आपने वो उस बुक में लिखवाए हुए हैं, तो उनको भी मेडिसिन मिल सकती है। सौतेले बच्चे, ये लोग मेडिसिन क्लेम मतलब मेडिकल के लिए एलिजिबल हैं। तो पहली बात ये है कि अगर आप वैसे हॉस्पिटल जाते हैं, वहाँ से आप कोई मेडिसिन लेते हैं, कुछ बाहर से लेते हैं, तो जो भी बाहर से लेंगे वो आप रीइंबर्स करवा सकते हैं। आपने वहाँ से वेरीफाई करवाना है और अपने दफ्तर में दे दें। उसके अलावा अगर हॉस्पिटलाइजेशन है, हॉस्पिटल में रहे आप, तो फिर आपने दफ्तर जाना है, सारा कुछ लेके दफ्तर वाले हॉस्पिटल को लिख के भेजेंगे, लेटर के थ्रू। लोग ऐसे भी करते हैं कि खुद लेके चले जाते हैं और वहाँ से दफ्तर वाले, फिर वो हॉस्पिटल वाले थ्रू लेटर जो आप देंगे, जो आपके पास करेंगे, वो आप क्लेम करेंगे। सर, ये उन लोगों के लिए जो अलाउंस ले रहे हैं, जो अलाउंस नहीं ले रहे हैं। अच्छा सुनिएगा, जो अलाउंस ले रहे हैं वो वाइट बुक खुलवा सकते हैं, कंसल्टेंसी ले सकते हैं, मैटरनिटी चार्जेस ले सकते हैं। बहुत सारे लोग हैं अलाउंस ले रहे होते हैं, तो मैटरनिटी चार्जेस जो होते हैं वो क्लेम करते हैं। क्या करते हैं? और वो कर सकते हैं क्लेम। मैटरनिटी चार्जेस चाहे आप अलाउंस ले रहे हैं, तब भी आप गायनी के, वो आप क्लेम कर सकते हैं। तो वो हॉस्पिटलाइजेशन होती है। क्या होती है? हॉस्पिटलाइजेशन होती है। पहले तो उसके लिए आपको हॉस्पिटलाइजेशन के लिए पावर बताता हूँ कि जो एक्सियम साहब हैं, मेडिसिन की पावर है उनकी 2000 की। मेडिसिन कितनी? 2000 की। और हॉस्पिटलाइजेशन जो है एक टाइम, हॉस्पिटलाइजेशन जो है 15,000 है। कितनी है? 15,000। और जो एससी साहब हैं, उनकी पावर है मेडिसिन की 10,000। मेडिसिन 10,000 तक हो तो एससी साहब कर देते हैं। और हॉस्पिटलाइजेशन 45,000 तक। कितनी? 45,000 तक। इससे ऊपर होगी तो हेडक्वार्टर भेजेंगे और वो पास कर देंगे। क्लियर हुई बात? ये दो चीज़ें आपको याद रखनी होंगी। एक्शन की कितनी है? 2000 मेडिसिन की, जो आपने मेडिसिन ली हो, और हॉस्पिटलाइजेशन की 15,000। वाइट बुक आप अप्लाई करें अपने दफ्तर में, फॉर कंसल्टेशन होती है, खुल जाती है, वो भेज देंगे उधर
हॉस्पिटल में, तो वो ओपन हो जाएगी। और कुछ हैं तो अच्छा जा सकते हैं आप अलाउंस। आप ये एवरी टाइम नहीं होता, ये साल में 1-2 दफ़ा आप ऑप्शन चेंज कर सकते हैं। आप मेडिकल लेना चाह रहे हैं, या ये नहीं कि जब दिल किया तो, अगर अल्लाह न करे कोई क्रोनिक पेशेंट होता है तो उसका अच्छा एक बात आपको बता दूँ, ये एक बेसिक इस्तेमाल होती है, एक बेसिक के अगेंस्ट आप क्लेम कर सकते हैं पूरे साल में। पहले ये हाफ बेसिक थी। मेडिसन के लिए जो पैसे इस्तेमाल होंगे वो आप एक बेसिक के इक्वल ले सकते हैं, रीइंबर्स करवा सकते साल में। फाइनेंशियल ईयर 1 जुलाई से लेके 30 जून तक, अगले साल 30 जून तक एक बेसिक है। और इसमें कंसल्टेशन फी नहीं आएगी, इसमें टेस्ट आपने करवाए हैं उनकी नहीं आएगी, सिर्फ मेडिसिन की बात है। क्या होगी? मेडिसिन की बात। ये रहे यहाँ तक। अच्छा, हॉस्पिटलाइजेशन की बात कर रहे थे कि आपने हॉस्पिटल में आप दाखिल हुए, वहाँ पे जो आप एडमिशन और वो डिस्चार्ज सर्टिफिकेट जो है, स्लिप है, और जो मेडिसिन जो खर्चे आपके आए, वो सारे डॉक्यूमेंट लगा के आपने अपने दफ्तर में अप्लाई करना है। दफ्तर वाले वहाँ से पास करवाएंगे हॉस्पिटल से, और उसके बाद क्या होगा, वो अपने पास करेंगे जो कॉम्पिटेंसी होगी। अगर मैनेजर की है तो मैनेजर, चीफ ऑफिस की है तो चीफ ऑफिस पास करता है। तो पास होने के बाद फिर वो DDO पेमेंट आपकी कर देंगे। ऑडिट होगा, प्री ऑडिट होगा। और उसके बाद अगर आप ले रहे हैं, क्या कैश अलाउंस नहीं ले रहे, फैसिलिटी ले रहे हैं, तो आपने किसी ने अल्लाह ना करे कोई ऑपरेशन बच्चे का या फैमिली में किसी का करवाना है, तो पैसे नहीं है पास, तो महकमा एडवांस में चेक दे देते हैं। क्या करता है? एडवांस में चेक दे देता है। तो कितना हमारा ख्याल रखता है इस बारे में। मेरा अपना बच्चा था, उसका ऑपरेट करवाया, तो मैं भी एडवांस में चेक की गया जो खर्चे होंगे। अगर आपका उससे ज़्यादा खर्चा हो गया है तो वो आपको वापस मिलेगा। अगर आपका पैसे बच गए हैं तो आपने दोबारा जमा करवाना। एडवांस हाँ, वो बड़ा जल्दी हो जाता है, उसके लिए इतना लंबा प्रोसीजर नहीं है, क्योंकि उन्हें पता होता है कि ऑपरेशन करवाना है, और ये इसके लिए बीमारी के लिए ज़्यादा वेट तो नहीं किया जा सकता। हाँ, उसके लिए वैसे लोग सारी चीज़ें साथ रखते हैं अपने पास और करवाते हैं। अच्छा, उसके अलावा बात कर रहे थे, एक मेडिकल की बात की, किसी की इमरजेंसी ज़्यादा कॉल है तो बाहर जाकर सुन लें। अच्छा, तो बात कर रहे थे कि हॉस्पिटलाइजेशन हो गई और मेडिसिन, इसके लिए क्या होगी, एक बेसिक इस्तेमाल होगी। अगर आपने कैश अलाउंस ले भी रहे हैं तो मैटरनिटी चार्जेस आप क्लेम कर सकते हैं, और सिर्फ कंसल्टेशन आप ले सकते हैं। उसके अलावा मेडिकल की जो लीव लेते हैं मेडिकल की बेस पे, अगर मेडिकल 1 महीने से कम है लीव, तो आपने वो सर्टिफिकेट पास करवा के तो बोर्ड आपका नहीं होगा। अगर 1 महीने से 30 दिन से ज़्यादा है फिर आपका बोर्ड होगा। तो जब भी आप मेडिकल लीव लेंगे तो किसी डॉक्टर के कहने पे लेंगे, उस डॉक्टर का जो भी वो प्रिस्क्रिप्शन होगी, जो भी हदायत होंगी, वो आपने टेस्ट करवा के लानी है वापडा के मेडिकल से, और फिटनेस सर्टिफिकेट ले के आप आएंगे तब आप ड्यूटी ज्वाइन करेंगे। तो अक्सर ऐसा होता है कि लोग बीमार हो जाते हैं, बड़ी बीमारी अल्लाह ने करे, एक्सीडेंट हो गया, उस पर टाइम लगता है, उसके बाद फिर वो बाद में मेडिकल लीव पास होती है। जब तक आप वो बीमार हैं, आपने मोस्टली वो रसीदें और वो जो है जिस पे लिखा होता है इतनी रेस्ट है, इतनी रेस्ट है, तो वो आपने अपने दफ्तर में देते रहना है, दफ्तर को इन्फॉर्म करना है, तो आपकी लीव बाद में पास होगी। क्या होगा? लीव बाद में पास होगा। अच्छा, इस मेडिकल में ना कैटेगरीज है कुछ। फॉर एग्जाम्पल ए कैटेगरी, जब आप भर्ती होते हैं तो आप ए कैटेगरी फिट फॉर जनरल ड्यूटीज, ये वो बंदा है जो फील्ड जिस तरह आप लोग हैं। किसी ने पहले भर्ती होना है तो उसका मेडिकल कैटेगरी ए का होना चाहिए। क्या होना चाहिए? डिसेबल के अलावा
डिसेबल का कोटा है ना, उनके अलावा उसका मेडिकल ए कैटेगरी। ये वो कैटेगरी है जिसमें जनरल ड्यूटी के लिए इंसान एलिजिबल है, फिट है, सख्त काम भी कर सकता है। क्या कर सकता है? सख्त काम भी कर सकता है। और दूसरी कैटेगरी है बी कैटेगरी। बी कैटेगरी जो है ये उससे लोअर है, ये फील्ड में काम कर सकता है ए वाला, बी वाला फील्ड में काम नहीं कर सकता, ये ऑफिस वर्क कर सकता है। क्या कर सकता है? ऑफिस वर्क कर सकता है। और नेक्स्ट जो कैटेगरी है वो सी कैटेगरी। तो सी कैटेगरी वाला बंदा जो है ये बैठ के काम कर सकता है। क्या? ज़्यादा देर खड़ा भी नहीं हो सकता, तो ये बैठ के काम करेगा। क्या करेगा? बैठ के। और उसके बाद है डी कैटेगरी। डी कैटेगरी वाला बंदा वो है जो तीनों में नहीं आता। अल्लाह ना करे जब किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, अभी उसने ठीक होना है, ठीक नहीं हुआ फिलहाल, ड्यूरिंग ट्रीटमेंट है, तो इसको किस में लेके आएंगे? डी कैटेगरी। और उसके बाद ई है, या ट्रिपल ई से कहते हैं, अनफिट फॉर ऑल सर्विसेज। जो बंदे मेडिकल बेस पे रिटायर्ड होते हैं तो वो ये कैटेगरी। फिर से याद रख लें, ए कैटेगरी फिट फॉर जनरल ड्यूटी, फिट फॉर जनरल ड्यूटी, फील्ड वर्क के लिए भी फिट होता है ये बंदा। और जब लोग भर्ती होते हैं तो उनका जो मेडिकल होता है वो ए कैटेगरी का होता है, जो उनका मेडिकल पास होता है। और बी कैटेगरी फिट फॉर ऑफिस वर्क, फिट फॉर ऑफिस वर्क। और सी कैटेगरी ये सिटिंग के लिए फिट है, बैठ के फोन कॉल करनी है, जिस तरह स्टेनो का काम होता है, ठीक है, बैठने वाला काम है इसमें, जो भी काम है बैठने वाला काम है। और डी कैटेगरी अभी वो हॉस्पिटल में या ट्रीटमेंट उसकी हो रही है, अभी वो रिकवर नहीं हुआ, रिकवर होगा तो फिर कैटेगरी लगाई जाएगी। ई कैटेगरी अनफिट फॉर ऑल टाइप ऑफ सर्विसेज। अच्छा, दो तरह की पावर होती हैं, एक होती है एडमिनिस्ट्रेटिव पावर्स और एक होती है फाइनेंशियल पावर्स। इन दोनों का फर्क का पता है आप लोगों को? एडमिनिस्ट्रेटिव और फाइनेंशियल में क्या फर्क है? अच्छा, एडमिनिस्ट्रेटिव पावर जो है इसमें आता है आपकी प्रमोशन, सस्पेंड करना, बहाल करना, ट्रांसफर करना, ये सारी किसमें आएगी? एडमिनिस्ट्रेटिव। फाइनेंशियल पावर जो है इसमें सैंक्शन से रिलेटेड होता है। इसमें कुछ अमाउंट सैंक्शन की जाती है। मैंने जो आपको बताई है पार्ट्स कि एक्सियन की 2000 की मेडिसिन की है, ये फाइनेंशियल पार्ट्स। कौन सी पार्ट्स हैं? फाइनेंशियल पार्ट्स। एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स अलग है कि एक्सियन किस बंदे को सस्पेंड कर सकता है, एससी किसको कर सकता है, किसको। अब लाइनमैन 1 तक बोर्ड एससी साहब के पास होता है, तो ये कौन सी पार्ट्स हैं? एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट्स। प्रमोट करना, सस्पेंड करना, एक्शन लेना, नौकरी से निकालना, तरक्की रोकनी, ये सारी एडमिनिस्ट्रेटिव पार्ट है। और ये है सम पैसे से रिलेटेड है। तो इसमें कोई कितने अप्रूव कर सकता है? मेडिसिन नहीं, हर एक लाइन पे आप आएंगे तो कोई चीज़ खरीदनी है, स्टेशनरी खरीदनी है, हर एक की पार्ट्स हैं। तो ये बुक है, बुक ऑफ फाइनेंशियल पार्ट्स। तो यहाँ पे आज का हमारा टॉपिक मेडिकल से रिलेटेड है, तो लिहाजा हमने मेडिकल की पार्ट डिस्कस की है। तो आपको बता ही नहीं, मेटर्निटी चार्जेस जो हैं वो जो अगर नॉर्मल डिलीवरी हो तो मैक्सिमम 30,000, तो अगर सिजेरियन हो तो 70,000 मैक्सिमम क्लेम किए जा सकते हैं। उसमें से जो भी पास करेगा आपका हॉस्पिटल वो आप उसके लिए एलिजिबल होंगे। कोई भी इस तरह का क्लेम है तो आप विद इन 6 मंथ
उससे ज़्यादा नहीं। अगर आप लेट होते हैं तो उसकी कोई जस्टिफिकेशन दें। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि इसका अप्लाई कैसे करना है, क्या करना है, चीज़ों का आइडिया नहीं होता। तो उसके लिए हॉस्पिटल में जो आप एडमिट हुए, डिस्चार्ज हुए, उससे पहले आपने जो उसके दौरान सिजेरियन हुआ है, मेडिसिन है, उसके बिल को टेस्ट करके देंगे। अगर कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है जहाँ से भी आप करवा सकते हैं, ये कोई नहीं है कि आप कोई सरकारी से करवाएं। नहीं, आपने वहाँ से वो लेके आने हैं और वो अप्लाई करने हैं, फिर वो वापडा वाले जाके उसको पास करेंगे। वापडा वाले